ठीक है। तो कल हमने जब चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम स्टार्ट किया, हमने चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम में क्या बोला? चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम वो करिकुलम है जिसमें बेटा हम एजुकेशन को कैसे देते हैं? अकॉर्डिंग टू द नीड्स, इंटरेस्ट्स, कैपेसिटीज, एबिलिटीज, ठीक है बेटा, ऑफ द चाइल्ड। हियर चाइल्ड इज द एक्टिव पार्टिसिपेंट एंड टीचर इज द पैसिव पार्टिसिपेंट। यहां चाइल्ड क्या होता है बेटा? एक्टिव पार्टिसिपेंट, और टीचर क्या होता है? पैसिव। टीचर ओनली गाइड्स और हेल्प्स द चाइल्ड। टीचर ओनली गाइड्स और हेल्प्स द चाइल्ड टू क्लियर हिज कंसेप्ट। सारे कंसेप्ट कौन बेटा पढ़ता है? खुद चाइल्ड। टीचर का काम क्या है? उसको गाइड करना। उसको क्या करना? उसको गाइड करना, उसको इंस्ट्रक्ट करना। और बेटा हम कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस करिकुलम का है, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, क्या? द करिकुलम इज अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल डिफरेंस। अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल डिफरेंस। ये करिकुलम किसके अकॉर्डिंग है बेटा? इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग। बेटा इंडिविजुअल डिफरेंस हम किसे कहते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब है हाउ एन इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इंडिविजुअल। क्यों दो इंडिविजुअल्स का इंटरेस्ट अलग अलग है? क्यों दो इंडिविजुअल्स की पर्सनैलिटी अलग अलग है? क्यों दो इंडिविजुअल्स में इंटेलिजेंस लेवल अलग अलग है? क्यों दो इंडिविजुअल्स में हम कहते हैं एप्टीट्यूड अलग अलग है? क्यों दो इंडिविजुअल्स के वैल्यूज अलग अलग है? ठीक है बेटा, ये करिकुलम बेटा इंडिविजुअल डिफरेंस का ख्याल रखता है। कल हमने कहा रोशियो इज कॉल्ड द फादर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। उसके बाद हमने कुछ राइटर्स का नाम बताया, एजुकेशनिस्ट्स का नाम बताया जो इस करिकुलम को सपोर्ट करते हैं। हमने बेटा जीन पीगेट बोला। ठीक है बेटा, आपको बेटा मालूम है जीन पीगेट ने एक थ्योरी बनाई है। अक्सर हमारी सोसाइटी में क्या होता है, हम बच्चों के साथ जबरदस्ती करते हैं। हम बच्चों के साथ क्या करते हैं बेटा? जबरदस्ती। क्यों? हम कहते हैं ये प्रॉपरली डेवलप होने चाहिए, इनके अंदर अच्छे कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, इनकी बेस स्ट्रांग होनी चाहिए। मगर बेटा जीन पीगेट इसको रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं जो बेस हम जबरदस्ती बच्चे को देते हैं, जो बेस हम जबरदस्ती बच्चे को डेवलप करवाते हैं, वो बेस टेम्पोररी होती है। क्या होती है बेटा? टेम्पोररी, कुछ टाइम तक। मगर जो एक बच्चा अपने नेचर कैपेबिलिटी से करता है, जो एक बच्चा अपने इंटरेस्ट से करता है, जो एक बच्चा अपने एप्टीट्यूड से करता है, वो बेस उसको फॉरएवर रहती है। मतलब टीचर बच्चे के साथ जबरदस्ती करेगा, पेरेंट्स बच्चे के साथ जबरदस्ती करेंगे। पेरेंट्स के डर से आपने 2 घंटे में क्वेश्चन लर्न किया, पेरेंट्स के डर से आपने 2 घंटे के अंदर क्वेश्चन लर्न किया, मगर आपको इंटरेस्ट नहीं था उस टाइम पढ़ने का। पेरेंट्स ने आपको जबरदस्ती की, आपने जबरदस्ती वो क्वेश्चन 2 घंटे के अंदर लर्न किया। हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू जीन पीगेट ये क्वेश्चन आपको टेम्पोररी लर्न, मतलब एग्जाम तक रहेगा, या एग्जाम में भी इसमें आधा आपको भूल जाएगा। मगर अगर आपने ये क्वेश्चन अपने विल से, अपने इंटरेस्ट से लर्न किया है, ये क्वेश्चन आपको कभी नहीं भूलेगा। मतलब बेटा ये जो करिकुलम है, दे कैन प्रोवाइड यू फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ नॉलेज। दे कैन प्रोवाइड यू फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ नॉलेज। ये आपको प्रोवाइड करती है फर्स्ट एक्सपीरियंस। मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला फर्स्ट एक्सपीरियंस मीन्स द नॉलेज विच इज एक्योर्ड बाय द स्टूडेंट इटसेल्फ। द नॉलेज विच इज एक्योर्ड बाय द स्टूडेंट इटसेल्फ, उसको हम कहते हैं फर्स्ट एक्सपीरियंस। जो बेटा आपने खुद सीखी, जिसको आपने किसी और ने आपको नहीं सिखाया। एंड सेकंड हैंड एक्सपीरियंस, मतलब वो एजुकेशन जो आपको टीचर देता है। तो इस करिकुलम का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज देता है। यहां एक्टिव चाइल्ड होता है, टीचर यहां पैसिव होता है। टीचर तब एक बच्चे की हेल्प करता है जब उसको नीड महसूस होती है। और बेटा इस मेथड में क्या होता है? क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। बच्चा जो है उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन उसको नहीं निकलता है तब जाके टीचर उसका आंसर बोलता है। आप लोगों ने बेटा 8th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा,
इंग्लिश बुक के अंदर हाउ टीचर्स लर्न, किस किस ने पढ़ा है बेटा वो? हाउ टीचर्स लर्न, एनसीईआरटी इंग्लिश पहला लेसन, हाउ टीचर्स लर्न। यूजुअली आपने देखा है बेटा स्टूडेंट्स लर्न करते हैं टीचर से, मगर कभी कभार ऐसी सिचुएशंस भी क्रिएट होती है जहां एक स्टूडेंट टीचर को बहुत सारी चीजें सिखा जाता है। मिसाल के तौर पर बेटा आप देखिए, जब आपने वो लेसन अंडरस्टैंड किया, वहां स्टोरी थी 5 इयर्स गर्ल नूरा, जो बेटा एक बेसिक बुक लेके अपने टीचर के पास आती है, मतलब जो टीचर होता है। उसके बाद टीचर कहता है मुझे पहले समझ नहीं आया नूरा का इंटेंशन क्या था। जो ही नूरा ने पढ़ना स्टार्ट किया, पहला पेज उसको अच्छी तरह से पढ़ना आया, मगर जो ही वो दूसरे पेज पे आई वो अटक गई। उसको रिपीटेड वर्ड्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। मैं इस कोशिश में था क्या मैं उसको ये वर्ड्स बताऊं या वो खुद कोशिश करे। और बेटा उस लेसन से आपने 4 चीज़ें अंडरस्टैंड की जो हमारे इस करिकुलम में आती है। पहली चीज़, वी कैन टेक मोर टाइम टू द स्टूडेंट, हमें बच्चों को टाइम देना है, हमें बच्चों को क्या देना है? टाइम देना है। दूसरी चीज़, वी कैन सी द थिंग्स विद द साइट ऑफ स्टूडेंट्स, हमें चीज़ों को देखना है बच्चों के नज़रिए से। मिसाल के तौर पर बेटा मैंने 12th क्वालिफाई किया है, या आपकी सिस्टर ने 12th क्वालिफाई किया है, आपके ब्रदर ने 12th क्वालिफाई किया है, वो आपको बोलेगा 12th क्लास कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। उसने कब पढ़ा है? आपसे पहले, मतलब उसने जब पढ़ा तब जाके उसने कहा 12th क्लास ईजी है। आपको कब पढ़ना है? अब तो बेटा हमें आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है। कौन सा कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है? आप 12th बहुत अच्छी तरह से पढ़ो, हमें ये नहीं बताना है ये इजी है। आपने बेटा 11th का एग्जाम दिया, आपने बेटा 11th क्लास पढ़ा, आज आप 11th क्लास को बोलोगे 11th क्लास कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। किस बिना पे बेटा बोलोगे? किस बिना पे बोलोगे? जब बेटा आपने पहले खुद पढ़ा, जब आपकी बेटा एक्सपीरियंस हो गई, आपने बेटा जब पढ़ा तब जाके आपने कहा। हमें बेटा ये चीज़ बच्चों को नहीं बोलनी है, बल्कि हमें बच्चों की कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करना है। 12th क्लास अच्छी तरह से पढ़ो ताकि आप अच्छी तरह से कंसेप्ट उसको अंडरस्टैंड करो। तो इस कैरिकुलम में यही बेनिफिट था। ये कैरिकुलम बच्चों के नीड के हिसाब से था, बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से था, और बेटा यहाँ मैक्सिमम फ्रीडम बच्चों को दी जाती है अपने सब्जेक्ट चूज करने में, अपने टीचर चूज करने में। एक टाइम था बेटा, एक स्टूडेंट डरता था क्या मैं करूं टीचर की कंप्लेन, ये टीचर कल मुझे जिद निकालेगा, ये टीचर मेरे मार्क्स काटेगा, ये टीचर मुझे क्लास से बाहर निकालेगा, एमिस रोज़ा हमें जिद। वो डरता था, वो शिकायत नहीं कर पाता था। अगर उस टीचर को कुछ भी पढ़ाना नहीं आता था वो वही बर्दाश्त करता था, मगर वो कहता था बह क्या लगे बुथ, पूरा क्लास बदल क्या दिन पान पान बुथ। मगर बेटा जो आज आप कैरिकुलम देखते हो, आपको बेटा अगर 40 तो 50 टीचर्स भी बदलने पड़ेंगे, आप बदलते हो। क्यों? जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते हो, जब तक आप मोटिवेट नहीं होते हो, जब तक आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते। तो बेटा इस कैरिकुलम ने ये आपको फ्रीडम दी, क्योंकि बेटा ये सारा कैरिकुलम किसके रिगार्डिंग है? चाइल्ड के रिगार्डिंग। जब इस कैरिकुलम की फर्स्ट प्रायोरिटी है चाइल्ड। जब तक बच्चा मोटिवेट नहीं होगा तब तक कैरिकुलम मोटिवेट नहीं है, जब तक बच्चा मोटिवेट नहीं होगा तब तक कैरिकुलम मोटिवेट नहीं है। इसीलिए जीन पिगेट ने कहा था बच्चों को फ्रीडम दे दो, ऐसे बच्चे जिनके साथ हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। 4 स्टेजेस लर्निंग के आते हैं एक बच्चे के अंदर, और हर कोई स्टेज अपनी अपनी डेवलपमेंट करता है। और पेरेंट्स और टीचर्स को ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चों को फोर्स करे, वो बच्चों को क्या करे बेटा? ज़बरदस्ती करे। हम घर में अपने छोटे भाई छोटी बहनों को देखते हैं जो बेटा बहुत ही नॉटी होते हैं, अभी यूकेजी क्लास में, फर्स्ट क्लास में, एलकेजी क्लास में, नर्सरी क्लास में, पढ़ाई की तरफ उतना तवज्जो नहीं, क्योंकि बेटा उन्होंने अभी पढ़ाई को सीरियस नहीं लिया है, वो अभी खेलते खेलते पढ़ते हैं। अब पेरेंट्स ज़बरदस्ती करते हैं, पेरेंट्स उनको स्टिक लेके मारते हैं, ठीक है बेटा। उससे क्या होता है? उससे बेटा इन बच्चों में साइकोलॉजिकल डिप्रेशन होता है, ठीक है बेटा। अकॉर्डिंग टू जीन पिगेट हमें बच्चों को फ्री छोड़ना है, क्योंकि बेटा हर कोई स्टेज उनको सिखाएगा आपको डेवलपमेंट कैसे करनी है। बेटा आप सभी याद कीजिए 5th क्लास में जब आपको पहली बार टीचर ने 5 लाइन्स का आंसर दिखाया, 6 लाइन्स का आंसर दिखाया,
उस टाइम आपने कहा मैम इतना बड़ा आंसर कौन लर्न करेगा, मैम इतना बड़ा आंसर कौन लर्न करेगा, हमें इतना बड़ा आंसर लर्न नहीं होगा। मगर बेटा आज आप में से ही ऐसे बच्चे हैं जो 3-3 पेजेस का एक एक आंसर खुद लिखते हैं, खुद लिखते हैं, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके 3 पेजेस का आंसर खुद लिखते हैं। तो बेटा जब आपने एजुकेशन हासिल की, ये कंसेप्ट्स ऑटोमेटिकली क्या हो गए, डेवलप हो गए। इसीलिए बेटा जीन पीगेट का रोल है, उसने कहा है बच्चों को आप फ्री छोड़ो, हर किसी लर्निंग स्टेज में बच्चा ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। जो ही बच्चे को बेटा अंडरस्टैंड होता है कि मैं अब किस स्टेज में हूं, मुझे अब कैसे अपने स्टेज में अपनी डेवलपमेंट करनी है, वो भी बेटा अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करता है। तो वो कहता है टीचर को स्ट्रेस नहीं करना चाहिए, पेरेंट्स को स्ट्रेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से उनके अंदर जो डेवलपमेंट होती है वो बेटा टेम्पोररी होती है, कुछ टाइम तक होती है। यहाँ बेटा हम कहते हैं गोट छुन पान तो गोट मकलू, क्वेश्चन लर्न कोर्मुत अड़रस गए मचित तो क्वेश्चन मकलू। मगर बेटा जब आपने कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया होता है, जब आप अपने वर्ड्स में कंसेप्ट को लिखते हो, वो कभी नहीं भूलता है। आपका पेन नहीं रुकता है, टाइम रुकता है, आप भी रुकते हैं, तब तक आप चलते रहते हो। ठीक है, तो ये बेटा चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम का कंसेप्ट है कि सारी एजुकेशन हम रखेंगे अकॉर्डिंग टू द नीड्स, इंटरेस्ट्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड का एप्टीट्यूड हम देखेंगे, मतलब किस फील्ड में चाइल्ड को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। यहां बेटा अक्सर हमारी सोसाइटी में पेरेंट्स इस बात पे भी जबरदस्ती करते हैं, नहीं आपको मेडिकल लेना है तो नहीं लेना है। अब बच्चे का साइंस वीक है, बच्चे का मैथ वीक है, कैसे वो बेटा मेडिकल लेगा? क्यों? उसका एप्टीट्यूड साइंस में नहीं है, वो लिटरेचर पढ़ना चाहता है, वो सोशल साइंस पढ़ना चाहता है। मगर पेरेंट्स, आधे पेरेंट्स हमारी सोसाइटी में उसके इंटरेस्ट को मार देते हैं। वो कहते हैं नहीं, हम सोसाइटी में हमारी नाक कटेगी, बोलेंगे इनके बच्चों ने आर्ट्स लिया, आर्ट्स कहाँ सब्जेक्ट कोई सब्जेक्ट। ठीक है बेटा, मगर वो ये नहीं देखते हैं हमारे बच्चों का इंटरेस्ट कहाँ पे है, हमारे बच्चों का एप्टीट्यूड क्या है, हमारे बच्चे की नीड क्या है। मतलब आप में से बेटा किसी ने एम सेट की है, मुझे सिविल सर्विसेज के लिए जाना है, सिविल सर्विसेज के जाने के लिए आपको जरूरी बेटा आर्ट्स लेना है। और बेटा याद रखना, पिछले 3-4 सालों से आर्ट्स सब्जेक्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया, आप ये किसी से भी पूछिए, चाहे उसका कोई भी सब्जेक्ट है। क्योंकि बेटा यहां JKSSB, जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है बेटा, ये यहां एग्जाम करती है, चाहे इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, कॉमर्स स्टूडेंट है, मेडिकल स्टूडेंट है या नॉन मेडिकल स्टूडेंट है। इन्होंने जो बेटा करिकुलम फ्रेम किया, सिलेबस फ्रेम किया, 4 सब्जेक्ट्स आर्ट्स के रखे गए हैं। रिमेनिंग मतलब हर एक पोस्ट के लिए 70% सिलेबस आर्ट्स का है, 30% सिलेबस अपने सब्जेक्ट का है। मिसाल के तौर पर कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए इंडियन हिस्ट्री आपको मालूम होनी चाहिए, इंडियन ज्योग्राफी आपको मालूम होनी चाहिए, इंडियन इकोनॉमिक्स आपको मालूम होना चाहिए, और बेटा इंडियन पॉलिटी आपको मालूम होनी चाहिए। तो बेटा अगर आपके 4 सब्जेक्ट्स, ये 4 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। अब देखिए बेटा आर्ट स्टूडेंट्स का बेनिफिट एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। हम कहते हैं सर्वे किया गया, कौन से स्टूडेंट सबसे ज्यादा सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करते हैं? आर्ट स्टूडेंट 70%। उसका रीजन क्या है? आप में से किसी का हिस्ट्री सब्जेक्ट है, मतलब किसी का भी हिस्ट्री है, उसने हिस्ट्री को ऑप्शनल लिया। क्या लिया बेटा? एक पेपर आपको ऑप्शनल लेना है, 3 पेपर्स आपके जनरल है, ठीक है बेटा। हिस्ट्री उसका क्या आया? ऑप्शनल। इसको हम कहते हैं 1 तीर से 2 शिकार। हिस्ट्री आया ऑप्शनल, हिस्ट्री एक ही बार पढ़ना है, जनरल के लिए भी अपने लिए। रिमेनिंग कितने बचे? 3। मेडिकल वो पढ़ बॉटनी, तमिस लगे वरी पढ़नस बॉटनी, तम पछ तमिस मौजूद पढ़ने। कॉमर्स वो पढ़ गयो मैनेजमेंट, उसके बाद उसको 1 साल लगेगा ये 4 अंडरस्टैंड करने। आप देखिए बेटा आर्ट्स वालों ने एक तो अपना सब्जेक्ट दिया, यहां से 11th और 12th में आपकी पॉलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो 11th और 12th की पॉलिटी है वही बेटा लेटर ऑन सिलेबस में आती है। तो बेटा आपने पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा होता है, और ये 3 बेटा ऑप्शंस पे डिपेंड है, क्योंकि बेटा ये तीनों ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है। किसी का इकोनॉमिक्स होता है, किसी का नहीं होता है, किसी का जियोग्राफी होता है, किसी का नहीं होता है,
किसी का हिस्ट्री होता है, किसी का नहीं होता है। मगर बेटा आप आर्ट्स में वाहिद ही कोई ऐसा स्टूडेंट देखोगे जिसने पॉलिटिकल साइंस नहीं लिया, जो सोशियोलॉजी लेता है या कोई और सब्जेक्ट लेता है। मगर आर्ट्स में आपको 90% बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनका पॉलिटिकल साइंस होता है। और बेटा आप देखिए, अगर इसकी प्रिपरेशन ऑलरेडी आपको करके है, इन तीनों में से आपका एक ऑप्शन है, कितने बचते हैं आपके पास? मेडिकल वाला 1 साल बॉटनी पढ़ता है, 1 साल उसको लगता है ये 4 पढ़ने में, आप 1 साल में 6 रिवीजन इस सिलेबस के करते हो। यही वजह है बेटा आर्ट्स वाले ज्यादा क्वालिफाई करते हैं सिविल सर्विसेज भी और क्वालिफाई करते हैं बाकी एसएसबी एग्जाम्स भी। यही वजह है बेटा, क्योंकि ये सिलेबस, आज आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखो जॉब के रिलेटेड, वो 4 सब्जेक्ट्स वहां इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी भी, इकोनॉमिक्स भी, पॉलिटी भी और हिस्ट्री भी। तो इसीलिए बेटा जब चाइल्ड के हिसाब से सब्जेक्ट्स होगी, जब चाइल्ड के हिसाब से काउंसलिंग होगी, वही चाइल्ड आगे बढ़ता है। क्यों आज बेटा हम देखते हैं यूएसए को, आज क्यों हम बोलते हैं सुपर पावर? आखिर यूएसएसआर को किसने सुपर पावर बनने से रोका? वरना आप देखिए कोल्ड वॉर से आप बराबर 1990 तक देखेंगे, यूएसएसआर के पास भी वो टेक्नोलॉजीज थी जिससे वो सुपर पावर बन सकता था। मगर किस चीज ने यूएसएसआर को रोका? हु स्टार्टेड बिजनेस एजुकेशन? हु स्टार्टेड बिजनेस एजुकेशन? यूएसए। First MBA school in 1935. Who started internet? USA, 1949. Who started counseling centers for their children? USA. USA में बच्चे ने 10th पास किया, उसके बाद उसको काउंसलिंग सेंटर भेजा जाता है, जहां उसको काउंसलिंग की जाती है। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, आप आगे क्या बनना चाहते हो। वहां किसी को ऐसे ही नहीं बोलते हैं येलो आर्ट्स, येलो मेडिकल, येलो नॉन मेडिकल, येलो कॉमर्स। वहां बच्चे की कैपेबिलिटी देखी जाती है, वहां बच्चे की एबिलिटी देखी जाती है, उसके बाद बेटा उनको सब्जेक्ट दिया जाता है। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है वही बच्चे आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, अब इस कैरिकुलम के 5 मेरिट्स 5 डिमेरिट्स, मंडे इसका टेस्ट है। फिर पहला मेरिट हमने कल डिस्कस किया है, पहला मेरिट बस, अब हम मंडे पे ये नहीं रखेंगे, कल छुट्टी है। इंटरेस्टिंग एंड साइकोलॉजिकल, बस इंटरेस्टिंग एंड साइकोलॉजिकल। ये जो कैरिकुलम है बेटा, ये इंटरेस्टिंग है, ये साइकोलॉजिकल है। मतलब ये बच्चे के नीड के हिसाब से है, बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से है, और बच्चे के साइकोलॉजी के हिसाब से है। दूसरा बेटा बैलेंस्ड डेवलपमेंट। इस कैरिकुलम के अंदर क्या होती है बेटा? बैलेंस्ड डेवलपमेंट। इस कैरिकुलम के अंदर क्या होती है बेटा? बैलेंस्ड डेवलपमेंट, मतलब ऑल डेवलपमेंट्स। उसके बाद ये कैरिकुलम आपको किसके लिए प्रिपेयर करता है? प्रिपरेशन फॉर लाइफ, बच्चा आगे जाके क्या करेगा, प्रिपरेशन फॉर लाइफ। चौथा मेरिट इस कैरिकुलम का क्या है? एम्फेसिस ऑन एक्सपीरियंस, बच्चे की एक्सपीरियंस पे एम्फेसिस करती है, एम्फेसिस ऑन एक्सपीरियंस। बच्चा चूज करता है मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, एम्फेसिस ऑन एक्सपीरियंस। और बेटा फिफ्थ वन इज लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। यहां बच्चा खेलते खेलते सीखता है, काम करते करते सीखता है, एक्टिविटी करते करते सीखता है। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डायरेक्ट एक्सपीरियंस। यहां बच्चा इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं करता, डायरेक्ट एक्सपीरियंस मतलब बेटा डायरेक्टली सीखता है, इनडायरेक्टली मीन जब वो टीचर से सीखता है। अब इस कैरिकुलम के मगर बेटा कुछ डिमेरिट्स भी है, इस कैरिकुलम के बेटा कुछ डिमेरिट्स भी है। सर हम पूरे टाइम तक नहीं, ठीक है। टू मच इंडिपेंडेंस, पहला डिमेरिट, पहला डिमेरिट और सोशियोलॉजी क्लास में ही रहना चाहिए। टू मच इंडिपेंडेंस। ये जो बेटा कैरिकुलम है ये बच्चों को बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंस देता है, और ज्यादा इंडिपेंडेंस की वजह से बच्चे भटक भी सकते हैं। ज्यादा इंडिपेंडेंस, ज्यादा फ्रीडम जब बच्चों को मिलती है, जिस तरह से बेटा आज हमारे बच्चे करते हैं, फोन लेते हैं क्लास के लिए फिर गेम खेलते हैं। ठीक है बेटा, फोन लेते हैं क्लास के लिए और फिर गेम खेलते हैं, ज्यादा फ्रीडम बच्चों को देता है। दूसरा बेटा शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड टीचर्स,
यहाँ क्या होनी चाहिए? सिकुलर टीचर्स, मगर यहाँ उनकी शॉर्टेज ऑफ सिकुलर टीचर्स, जो बच्चों को सिकिल सिखाए, सिकुलर टीचर्स, शॉर्टेज ऑफ सिकुलर टीचर्स। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैनेजमेंट प्रॉब्लम। मैनेजमेंट प्रॉब्लम, जब बच्चे इरिटेट करते हैं टीचर को, टीचर क्लास छोड़ के भाग जाता है, यहां से वो उनको कुछ बता भी नहीं सकता है। मैनेजमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। आपने पढ़ा है ये ना, ये लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून, 10th क्लास की पोइम, लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून, हंटिंग डॉग्स, ठीक है बेटा। स्टूडेंट्स आर कंसिडर्ड एज हंटिंग डॉग्स, ठीक है बेटा। मैं बोल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू पोइम, मैंने ऐसे नहीं बोला, क्योंकि जब लास्ट लेसन होता है बच्चे दरवाजे की तरफ देखते हैं, बच्चा दरवाजा देखता रहता, कब सर छोड़ेगा और हम जाएंगे। और बेटा ये क्या बनाती है? एजुकेशन बिकम्स सॉफ्ट, एजुकेशन बिकम्स सॉफ्ट। सॉफ्ट मीन्स बेटा एजुकेशन के अंदर स्ट्रिक्टनेस नहीं रहती है, बच्चे एजुकेशन को लाइटली लेते हैं। मतलब हम कहते हैं एजुकेशन के अंदर